नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जो कि ऑल वीडियो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जा सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये पार्ट 4 वीडियो है। आपको पार्ट 3 वीडियो करा दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पार्ट 3 वीडियो करवा दिए हैं। पार्ट 4 वीडियो है, देखते हैं आज पार्ट 4 वीडियो। आपको याद होगा, इस पिछला वीडियो देखा होगा तो ये यहाँ पर समाप्त किए थे। ये आपको चौथा वीडियो है। शरीर में भोजन का पचना आपको ये बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। आपको हम पिछले वीडियो में बताया था कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, ऑक्सीकरण। ये आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज देखेंगे साग सब्जियों का, एक एक करके देखेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिएगा, यदि आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि आगे का हर वीडियो आपको पास पहुंच जा सके। चला जाए, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन पूरा बारीकी तरह से एकदम समझा देंगे और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और पिछले वीडियो को एकदम पूरा जाकर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो से ही रिलेटेड ही सब है। ये चैप्टर 1 जो कि 3-4 चैप्टर बन गया है, 2 और वीडियो बन सकता है, 1-2 और वीडियो बनेगा लमसम। ये ज़्यादा कोई भारी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए, बढ़िया तरह देखिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। सब्जियों धीरे धीरे वह जो होता है घटित होकर जैसे रासायनिक अभिक्रिया खाद बन जाता है, तो वह उसमें छेपी की होता है। वह इसमें छेपी के वजह से जो है से वायु बाहर निकलता है। जिप्स की थैली में ऑक्सीकरण बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोग अपने जीवन में इसको कुरकुरे मिलते हैं, 5-10 रुपये का मिलता है, उसमें आप लोग देखते होंगे जितना चिप्स नहीं रहता उतना उसमें वायु भरा होता है, हवा। ऑक्सीजन गैस होता है और नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीकरण से बचाने के लिए वायु का उसमें भरा हुआ रहता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जो कि ऑक्सीजन से बच जा सके। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी भरी जाती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपको आंसर देना है। आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं भरा जाता। ऑक्सीजन नहीं दे दीजिएगा। ऊपर यहाँ पर देखिए हीलियम है, निष्क्रिय गैस हीलियम है। ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस कौन होता है, तो यहाँ पर आप हीलियम है देखिएगा, लिख दिए हैं। ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस हीलियम है। ऊपर प्रश्न में मार्स या पंख गैस मीथेन कहते हैं, CH4 को लिख दिए हैं। देखिए लिख दिए हैं, मार्स या पंख दोनों बोला जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जो कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है, धातु है, जो एल्युमिनियम है, तथा दूसरा धातु सर्वाधिक लोहा होता है। भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु लोहा ही पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, 4-5 टॉपिक
जो नोट लिखे हैं इसको याद रखिएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। यहाँ पर देखिएगा जो दूध से दही बनता है, यहाँ पर आप इस वीडियो में एकदम बेसिक के जितने भी इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए कि दूध से दही बनना आपको एकदम सिंपल भाषा में हम समझा देंगे, बारीकी तरह से समझा देंगे, आपको कोई समझने में कठिनाई नहीं होगा। आप खाली ध्यान से समझिए। दूध से दही बनना देखेंगे कि कैसा रासायनिक परिवर्तन होता है। यह वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत से स्टूडेंट भौतिक परिवर्तन मार देते हैं। दूध से दही बनना यह रासायनिक अभिक्रिया होता है। दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, लघु त्रिय में पूछा जाता है दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। लघु त्रिय में 2 नंबर में पूछ देता है तो आपको लिखना है, आप याद रखिएगा, ये जरूर एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिए इससे निम्नलिखित शर्त होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, दूसरा दहनशील पदार्थ की मतलब आप समझते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जलाते हैं तो जब तक कोई दहनशील पदार्थ ना होता है तो वो नहीं जलता है, तो उसी वजह से दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होता है। दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति होता है। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति, जब ज्वलन होता है तो उस ताप की ज्वलन ताप पर जब प्राप्त होता है, जब उसे ही कहते हैं ज्वलन ताप प्राप्ति। जलना शुरू हो जाता है, ज्वलन ताप होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। आगे हम बताएंगे विस्तार रूप से। इसको समझिएगा खाली कि दहन के लिए शर्त जो लिखना है से आपको 3 होता है शर्त, आप लिख दीजिएगा लघु त्रिय में पूछेगा तो। ज्वलन ताप क्या है, यहाँ पर देखिए ज्वलन ताप, ये वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। कम से कम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कोई कम टेम्परेचर पर जिस पर कोई अगर पदार्थ कम टेम्परेचर पर अगर जलना प्रारंभ कर दिया जाए तो वो होता है ज्वलन ताप। पेट्रोलियम देखिएगा, पेट्रोल, पुआल, कागज, लकड़ी, कोयला, ये सब देखिए कम ताप पर कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है, पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। कहने का मतलब है पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। पेट्रोल को आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल थोड़े से ही जैसे ही आप धराते हैं तो अपना फट अपन पेट्रोल के साथ लहर जाता है, लेकिन कोयला के साथ देखते हैं नहीं लहरता है, कोयला देर से लहरता है। इससे ही ज़्यादा टेम्परेचर पर जलने वाला जितने भी ताप होंगे वो बाद में जलेंगे, और पेट्रोल जो कि जितनी भी ज्वलन ताप कम होगा उसका वो जितने जल्दी धर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप ही समझ गए होंगे ज्वलन ताप। अब देखिएगा ज्वलन ताप पूछ देता है कभी एग्जाम में। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट ज्वलन ताप तो बता दें, ज्वाला किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ हैं। ज्वलन ताप, ज्वाला जो है ऐसी एक गैसीय क्षेत्र है जो यहाँ पर देखिएगा 4 प्रकार का होता है ज्वाला। नीला क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, काला क्षेत्र, उद्दीप्त क्षेत्र। नीला, द्वितीय, काला, अद्वितीय। यहाँ देखिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती द्वितीय है, जहाँ सबसे मोमबत्ती के नीचे होता है, यहाँ पर देखिएगा नीला क्षेत्र होता है, उसका ज्वलन ताप कम होता है, वहाँ तक आपको अथी नहीं निकलता है। अंदर में आप देखते होंगे काला होता होगा, काला क्षेत्र दिखाई पड़ता है नीचे, उसके दीप्त ऊपर में देखिएगा कि ऊपर में जलना प्रारंभ करता है, दीप्त क्षेत्र।
एक अदीप्त क्षेत्र ऊपर में दिखाई देगा, देखिएगा ऊपर में 4 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है ज्वलन से, ज्वाला से। ज्वाला पूछा तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं, तो वह ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। फिगर के सहायता से आप बता दीजिएगा। नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबसे अंदर भाग में नीला क्षेत्र है, वह नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया वहाँ पर नहीं होता है। दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, इसका रंग पीला होता है। ऊपर देखे अब जल रहा, अभी मोमबत्ती था। अदीप्त क्षेत्र में कि पूर्ण होता है। खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप देखते होंगे कि खाना बनाते हैं हम लोग तो किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस से खाना बनाते हैं? एलपीजी होता है, यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिएगा यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का गैस किसका मिश्रण है? ये इसके प्रमुख अवयव कौन है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव जो होता है सब ब्यूटेन होता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के। एलपीजी का जो होता है सब प्रमुख अवयव होते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इनको। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है? कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है एलपीजी गैस में गंध होता है? जो इथाइल मरकेप्टन, जो कि C2H5 एसेंस होता है। यहाँ पर देखिएगा सूत्र, इथाइल मरकेप्टन का यहाँ पर देखिएगा सूत्र लिख दिए हैं कि C2H5 एसेंस से इथाइल मरकेप्टन से ही डाला जाता है एलपीजी में, तो इससे ही गैस का गंध निकलता है। यहाँ पर देखिएगा अब जे भी अगर यहाँ पर बता रहे हैं टॉपिक, तो आपको ये अब बताएंगे, इससे आपको लघु तृतीय क्वेश्चन का ही सब बताएंगे। सारा चीज़ बता दिए हैं कि दीप विस्थापन ये सब क्या है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं दीप विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचान लेंगे? दीप विस्थापन अभिक्रिया देखिएगा यहाँ पे दीप विस्थापन या उभय विस्थापन पूछ दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिएगा, अगर दीप विस्थापन का परिभाषा बोल दिया जाए तो जब दो यौगिक अपने अभिन्नों आयनों की अदल बदल करके नए का निर्माण कर देता है, उसे दीप विस्थापन कहते हैं। जैसे में कोई पदार्थ है अपने आयनों को अदल बदल कर देता है तो उसे द्वीप विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि NaSO4 है, Cl2 है। देखिएगा अपने अपने आयन अदला बदली करता है। SO4 Na2 है, Cl2 का है, Pa है। यहाँ पर देखिएगा SO4 का आयन कौन है? Na, और Cl2 का आयन Ba है। तो Ba जो है देखिएगा, Ba जो है SO4 को पकड़ेगा, Ba बोलेगा कि Na है हमको, अब Na जो 2 है Cl2 को देते हैं। Na2 Bo कर लेगा, Ba है जो कि Na के लेगा। इसी को द्वीप विस्थापन बोलते हैं, जो A से B और B को एक जगह पर भेजे। यहाँ पर देखिएगा कि ये मान लिए, ये B मान लिए, तो देखिए B को एक जगह पर भेजा और A को B के जगह पर भेजा। Cl के बाद पहले था Bl, यहाँ पर देखिएगा 2Cl हो जाएगा। Cl पहले से था, यहाँ पर 2 एक और Cl चल जाएगा तो 2Cl हो जाएगा। Na2 के जगह पर Ba चला जाएगा, Ba के जगह पर Na2 चला जाएगा। पीछे वीडियो बताया था कि A जो है C के जगह पर चला जाता है, C जो है कि A के जगह पर चला जाता है।
Na2 की जगह पर देखिए यहाँ पर कितनी बार लिख दिए हैं। यहाँ पर द्वीप विस्थापन होगा, यहाँ पर लिखना है तो आप आराम से पढ़ने से लिखिए कि जब दो यौगिक जो है से अपने अदल बदल करके किसी नए का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि Na+1 सोडियम के साथ SO4 मिलाते हैं। सोडियम का संकेत 1 होता है, Na होता है, पोटासियम K होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, Pa होता है, Zn होता है, जिंक का Fe का लोहा होता है। यहाँ पर संकेत याद होगा आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में संकेत के पूरा बता दिए हैं। किसी भी संकेत के साथ जैसे मान लिया जाए कि Na के साथ SO4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और इस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देख लीजिए Na पर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है। Na पर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, Na के सोडियम के साथ सल्फेट को मिलाते हैं, Na के साथ SO4 को मिलाते हैं तो Na2SO4 बन जाएगा। अगर K के साथ मिलाते हैं KSO4 तो इस प्रकार K2SO4 बन जाएगा। ये 2 जो है से K के पास चला जाएगा, मैग्नीशियम को इसी 2 चला जाएगा, 2 MgSO4 हो जाएगा। यहाँ पर C के पास कैल्शियम के पास चल जाएगा ऐसे ही, तो 1 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे Fe के साथ मिलाया तो FeCl2 हो जाएगा, यानी आयन। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए C है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, Fe। यहाँ पर देखिए Na के साथ अगर मिला दे SO तो NaCl हो जाएगा। ये मान लीजिए कि SO4 काट दिए, K के साथ मिला दिया तो KCl हो जाएगा। क्लोराइड को मिलाकर देखते हैं, यहाँ पर हम Ba को मिलाते हैं तो बोलोराइड हो जाएगा, Zn को मिलाते हैं तो जिंक के मिलाते हैं तो जिंक बोलोराइड हो जाएगा। यहाँ पर आयरन Fe के साथ होगा तो आयरन हो जाएगा। दूसरा अवशोषण अभिक्रिया, अवक्षेपण, सॉरी गलत हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पर लिखे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण करता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखिएगा कि किसी क्रिया अवक्षेपण करके अपनी जो निर्माण करता है नए का, उसी अवक्षेपण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा Pb है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। Pb जो है और हॉल 2 Na3 के हॉल 2 है। अगर चीनी पानी को मिलाते हैं, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं। चीनी पानी को अगर मिलाते हैं तो देखते हैं कि चीनी जो है कभी नीचे बैठ जाता है, गहरा हो जाता है। वह अबिल्य है क्योंकि वो अवक्षेपण कर ले रहा है, अवक्षेपण का निर्माण कर ले रहा है। समझाने के लिए उदाहरण दे दिए छोटा सा। यहाँ पर देखिए आप अवक्षेप का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे में आप यहाँ पर हम बता देते हैं, देखिए जो चीनी है सब बैठता है। आप टेस्ट करके देखे होंगे, आप शरबत पिए होंगे तो आप देखे होंगे जैसे नीमक का कभी गिलास में डालते होंगे तो देखते होंगे कि नीमक कभी बैठ जाता है नीचे। यहाँ उदाहरण देखिए PbNO3 हॉल 2 का है प्लस KY, PbI2 जो है से बढ़ा PbI2 का मतलब होता है लेड आयोडाइन। आप लोग याद रखिएगा ये सब का नाम। NO3 का हॉल 2, K का होगा लेड नाइट्रेट होगा, पोटासियम आयोडाइड हो गया PbI2 का। सीसा का Pb होता है। KN3 यहाँ पर देखिएगा पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा।
लेड नाइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा KNO3 के। यहाँ पर देखिए मिलाकर यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं PbNO3 होल 2 के साथ अगर I2 मिलाते हैं तो यह पोटासियम नाइट्रेट जो है उसके साथ अवक्षेप बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा अवक्षेप बन के KNO3 बन रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीचे का तीर का निशान नीचे होगा, एकरा मतलब अवक्षेप हो रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया होगा PbI2। तीर के ऊपर निशान रहता है, एकरा मतलब कि जो अभिक्रिया हुआ वह गैस का निर्माण किया है, ऊपर होगा। और जब आप छेदन करेगा तो आपको तीर का निशान नीचे रहेगा। यहाँ पर देखिए अवक्षेपण विक्रिया क्या है? अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेप विक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अच्छे तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए Pb Na के साथ मिलाएंगे तो NaO3 हो जाएगा। K के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ मिलाएंगे तो एल्युमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप नाम लिख लीजिएगा। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उदासीन। देखिए उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया नेचुरलाइजेशन जो है से रिएक्शन है, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ऊपर बताया था द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है। द्विविस्थापन जो अभी बताया था ऊपर में, तो द्विविस्थापन जो उसके बीच के क्षार अम्ल या क्षार होता है उसे उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीन विलयन बनाता है। जब दो विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण वैसे विक्रिया यहाँ पर देखिएगा जब अपने अपने अदला बदली कर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनी की अभिक्रिया कहा जाता है। इसे भी परिभाषा दे सकते हैं। अपने अपने की अदल बदल कर किसी अपने अपने जगह से अदल बदल कर एवं जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण। HCl NaOH आप जानते हैं कि क्षारीय अम्ल है। यदि यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार के बीच में द्विविस्थापन हो रहा है। एक हम अम्ल ले लिए, एक हम लोग क्षार ले लिए। इसके आयन इसके पास चला जा रहा है, Na से H के पास चला जा रहा है। Cl के पहले अगर H लगा हुआ हो, हाइड्रोजन Na एक के पास चला जाएगा तो ये H2O बन जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच में हम लोग द्विविस्थापन विक्रिया हो रहा है, इनके बीच ही उदासीन विक्रिया हो रहा है। जैसे HNO3 है प्लस KOH है। KNO3 के बारे में आप जानते होंगे कि HNO3 KOH है। ये जो है एसिड है जो पोटेशियम हाइड्रोड है। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका आयन इसके पास चला जाएगा, KOH का आयन H के पास चला जाएगा, K यहाँ पर चला जाएगा तो NO3 हो जाएगा। उदासीन अभिकरण की क्रिया यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छी तरह। द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होता है, उसे उदासीनी की अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन कहा जाता है।
संयोजन का आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए संयोजन विक्रिया हो गया जो दो या दो से अधिक पदार्थ बनकर विस्थापन बोला जाता है, संयोजन बोला जाता है। ए बी से बनता संयोजन बोला है। एक बी पदार्थ हो गया। एक दोनों मिलकर के ए और बी नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसके वियोजन होता है विस्थापन। देखिएगा विस्थापन, एकल विस्थापन, विस्थापन, एकल विस्थापन, प्रति विस्थापन विक्रिया, तीनों देखिए तीनों बोला जाता है। या विस्थापन बोलिए या एकल विस्थापन बोलिए, प्रति स्थापन पूछिए। इसमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कोई दे देगा या विस्थापन, एकल विस्थापन, प्रतिस्थापन कोई दे देता है, तो आपको तीनों जानना जरूरी है। हम आपको पता है सबसे ऊपर में कि अधिक सक्रिय होता है जो कि यहाँ पर विस्थापित कर देता है। वहाँ पर हम आपको पता है थे कि नीचे वाला तत्व जो होता है, नीचे वाला तत्व होता है ऊपर वाला तत्व का नहीं करता है। जैसे यहाँ पर देखिए Zn CU है, तो Zn जो है CU को विस्थापित करता है। CU अगर चाहेगा Zn को विस्थापित कर लिए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि CU Zn को विस्थापित नहीं कर सकता है। विस्थापन, एकल विस्थापन को देखें, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक संयोग में ले लेता है तब उसे विस्थापन विक्रिया कहा जाता है। यौगिक के विलयन में Fe देखिए, Fe यहाँ पर CuSO4 होता है। Fu जो है तो Cu को हटा देगा, लेकिन Cu Fa को नहीं हटाएगा। यहाँ परिभाषा लिखेंगे हम लोग, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन विक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 से बन गया FeSO4 बन गया। यहाँ पर देखिएगा जहाँ Fu है वहाँ पर Cu आ गया, क्योंकि Fe जो है अधिक सक्रिय तत्व है। Cu को हटा दिया, Cu अलग हो गया और जो है FeSO4 Fe चला आया Cu के पास। यहाँ पर देख लीजिए Fe अलग था तो ये SO4 के साथ हो गया और Cu जो कमज़ोर था से ये चल गया। देखिए लोहा जो है से कॉपर को हटा देगा। जैसे में देखिए Zn है जिंक, जैसे जिंक हटा दिया, कॉपर को, कॉपर भी क्या है, यहाँ पर जिंक हटा दिया कॉपर को। तो आपको देखना है कि यहाँ पर भी आपको Zn है ना, Zn देखिए ZnSO4 एक थमा हो गया और जो है कि Cu अलग हो गया। Cu जो Zn को नहीं हटा सकता है। Zn जो है Cu को हटाएगा, लेकिन Cu Zn को कभी नहीं हटाएगा क्योंकि कमज़ोर है Cu ZnSO4। यह विक्रिया संभव नहीं है। कभी भी जो है Zn जो Cu को विस्थापित नहीं करेगा। कॉपर कभी जिंक को नहीं हटाएगा क्योंकि जिंक कॉपर को हटाएगा। जो जब से ज़्यादा कम शक्तिशाली है तो कमज़ोर को आसानी से हटा देगा। यहाँ पर देखिए Cu सबसे ज़्यादा है, कम है तो हटा दिया। Fe सबसे ज़्यादा है। पिछले वीडियो में इसको विस्तार रूप से समझाया आपको कि वो ज़्यादा जो है से हट जाता है और कम जो है से। यहाँ देखिए CuMg Ag को NO3 के, यहाँ पर देखिएगा Ag को विस्थापित कर दिया अलग। देखिएगा यहाँ पर Ag तो था से अलग हो गया, एक कमज़ोर था, Cu से कमज़ोर था, एक कम सक्रिय था Cu से। आपको समझाने के लिए बेहतरीन आपको जैसे में दिए हैं विस्थापन विक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन विक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो
परिभाषा के तौर पर आपको जैसे भी ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में आपको पूछता है, आपको पूरा लिखना है परिभाषा सभी जैसे भी लिखना है, न तो आपको 1 नंबर देगा, 2 नंबर नहीं देगा। अधिक यहाँ पर देखिए, अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है। जैसे अधिक क्रियाशील धातु होता है जो अम्लों के अभिक्रिया करके अम्ल के हाइड्रोजन को हटा देता है। अम्ल जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसको हटा देगा। जैसे देखिए यहाँ पर Fe(H2SO4), Fe जो अम्ल से भी क्रिया किया तो H2 जो है से क्रियाशील को हटा दिया। लोहा का अधिक विक्रियाशील होता है, H2 को कम होता है, हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ पर देखिए FeSO4 प्लस H2 है, FeSO4 बना लिया, H2 जो है से अलग हो गया। यहाँ पर उसी प्रकार ZnH2SO4 है तो यहाँ पर ZnSO4 हो गया, H2 जो है से अलग हो गया, बना लिया। जैसे यहाँ पर देखिए FeHCl तो FeCl2 प्लस H2 जो है कि लोहा गर्म करके Cl2 को H2 बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया क्योंकि जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है। लोहा, जिंक, Fe यहाँ पर देखिएगा दोनों लोहे हैं, दोनों अधिक अभिक्रियाशील है तो हटाएगा है ये। आपको नहीं पता रहेगा कि अधिक क्रियाशील के साथ क्या हटाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कोई से पूछे, आपको से कोई पूछे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है तो आपको बता देना है कि जॉन अगर जिसको हटाता हुए से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा तब तो होगा FeCl2। यहाँ पर देखिए, इसके बाद आता है आपको रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कितने प्रकार के होते हैं। इसके आगे जो ही प्रश्न बचे हुए हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 1-2 वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोग समझ जाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता भी चुके हैं, संयोजन, वियोजन ये कुछ बता चुके हैं। अभिक्रिया के बारे में पिछली वीडियो में बताए हैं। और यहाँ पर देखिए आपको इसके अलावा और अभिक्रिया होते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है अगली वीडियो हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अगला वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, आप लोग महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। अगला वीडियो के साथ आप लोग सब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा देंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देख लिए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, काफ़ी पसंद आया होगा तो वो ओके, धन्यवाद।